नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में हमने कल भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया था और आज हम देखते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत। भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसका स्रोत। स्रोत से तात्पर्य है कि जो प्राचीन इतिहास में जितना कुछ लिखा गया है वह हमें कहां-कहां से प्राप्त हुआ और इतिहासकारों ने कहां-कहां से उसे प्राप्त करके प्राचीन इतिहास को लिखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राचीन इतिहास के स्रोत है उसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें प्राचीन इतिहास लिखने को मिला, साहित्यिक स्रोतों से भी और विदेशी यात्री जो यहाँ आए उनके विवरण से। तो सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक होता क्या है? पुरातात्विक से मतलब है कि जब ऐसा विज्ञान जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को निकाला जाता है और उन वस्तुओं के द्वारा प्राचीन इतिहास का जो भौतिक व्यवस्था थी, प्राचीन इतिहास की जो भौतिक व्यवस्था थी उसका हम ज्ञान लेते हैं, तो उसे पुरातात्विक स्रोत में रखा जाता है। भूगर्भ के अंदर, जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं उनको खोद कर निकाला जाता है और उनके द्वारा हमें जो उस काल का समय पता चलता है, उस काल की व्यवस्था हमें पता चलती है, उसको हम पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जितना भी साहित्य लिखित हमें मिलता है उसके द्वारा जो हमें ज्ञान मिला वह साहित्यिक स्रोत में आता है। विदेशी यात्रियों का विवरण, जो भी विदेशी यात्री यहाँ आए थे और उन्होंने भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जो लिखा है उसके द्वारा जो हमने ग्रहण किया वह विदेशी यात्रियों के विवरण में आएगा। अब देखते हैं इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अभिलेख किसे कहते हैं? जब किसी भी चीज पर लिखा हुआ कुछ हमें प्राप्त होता है तो उसे अभिलेख कहते हैं। जैसे कि स्तंभ हो गए या फिर शिलाएं हो गई या ताम्रपत्र हो गए। स्तंभ, शिलाएं, ताम्रपत्र ऐसी चीजों पर यदि हमें कुछ न कुछ अलंकृत मिलता है तो उसे हम अभिलेख में रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख, शिलालेख हम पढ़ते हैं जिसमें अशोक ने अपने साम्राज्य की सारी व्यवस्थाएं या फिर बौद्ध धर्म के विषय में लिखा था, जिससे हमें अशोक के साम्राज्य काल का ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार से अभिलेख हुई। और जो दूसरा सिक्के, सिक्कों में भी कुछ न कुछ चित्र बने होते थे या सन लिखा होता था जिससे भी हमें उस समय का ज्ञान होता था। तो सिक्कों में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन सिक्के का क्या नाम है या सबसे पहले कौन सा सिक्का प्रचलित हुआ था। तो उस सिक्के को कहते हैं आहत सिक्का। इस सिक्के का नाम है आहत सिक्का या फिर पंचमार्क सिक्का। आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क के इस सिक्के का निर्माण किया जाता था या फिर उसमें कुछ चित्र बनाए जाते थे, इसलिए इसको पंचमार्क सिक्का भी कहा गया। और दूसरा प्रश्न आपका आ सकता है कि सबसे प्राचीन सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? तो साहित्य में उसको करशापण कहा गया है। क्या कहा गया है? करशापण। और बात आती है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन का कार्य यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। यवन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य प्रारंभ करवाया गया था। उसके बाद बात आती है स्मारक। स्मारक क्या होते हैं? तो जो प्राचीन इमारतें हैं, मंदिर हैं या मूर्तियां हैं उनको कहते हैं स्मारक। इनके द्वारा भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो हमारा स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, धार्मिक स्रोत और लौकिक स्रोत। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत धार्मिक पुस्तकें सारी आती हैं। क्या क्या आता है? तो इसलिए धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है? वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, आरण्यक,
ये जो भी हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। चारों वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, आरण्य, ये सारे आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। इनसे हमें बहुत सारी जानकारी प्राचीन इतिहास की प्राप्त हुई। उसके बाद ब्राह्मणेतर ग्रंथ में रखा गया है जैन ग्रंथ को और बौद्ध ग्रंथ। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य जो था उसे ब्राह्मणेतर के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार यह सारे धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में क्या चीजें आती हैं? लौकिक साहित्य में आता है ऐतिहासिक पुस्तकें, अर्ध ऐतिहासिक पुस्तकें और जीवनियां। ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियां। ऐतिहासिक ग्रंथों में आप देखते हैं कि सबसे, ये प्रश्न भी कई बार आता है कि सबसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है या सबसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं? तो वह है अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और सबसे प्रचलित ऐतिहासिक ग्रंथ कहें तो वह है राजतरंगिणी, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी। यह ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद इसी प्रकार की अन्य पुस्तकें भी इसमें आती हैं, या उदाहरण के लिए आपको बताया गया है। फिर बात करते हैं अर्ध ऐतिहासिक की। अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत किस प्रकार की पुस्तकें आती हैं? तो उसमें जैसे कि अष्टाध्यायी, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा रचित है, यह भी पूछा जाता है। बाद में भी हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अष्टाध्यायी, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी जो है वह अर्ध ऐतिहासिक में आता है। और पतंजलि लिखित महाभाष्य भी अर्ध ऐतिहासिक में आता है। इसके साथ साथ कालिदास की जो रचनाएं हैं वह अर्ध ऐतिहासिक में आती हैं। और साथ साथ में विष्णुगुप्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, ये सारा अर्ध ऐतिहासिक में आता है। फिर बात करते हैं जीवनियां। जीवनियों में प्रमुख रूप से हम देखते हैं बुद्धचरित और हर्षचरित। बुद्धचरित जो लिखी गई है बुद्ध के जीवन पर अश्वघोष द्वारा, बुद्धचरित अश्वघोष द्वारा, और हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा हर्ष के विषय में लिखी गई इनकी जीवनियां हैं। तो इस प्रकार से साहित्यिक स्रोत में हमने धार्मिक और लौकिक स्रोतों को देखा जिनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। भारत में प्राचीन काल में भी कई विदेशी यात्री आए और जिन्होंने यहाँ समय बिताया, यहाँ रहे, यहाँ के राजवंशों को देखा और उनके विषय में कुछ न कुछ उन्होंने लिखा। उससे भी हमने अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी ली। तो इसमें 3 प्रकार के विदेशी यात्री आते हैं, जिसमें यूनानी आते हैं और चीनी आते हैं और अरबी आते हैं प्राचीन इतिहास के यात्रियों में। तो यूनानी यात्री में प्रमुख रूप से जो आए वो थे टेसियस और हेरोडोटस। हेरोडोटस के विषय में, हेरोडोटस जो थे उनके विषय में आप एक महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यह प्रश्न आता है इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को। और इनकी एक पुस्तक भी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसके बाद इसमें निर्याकस भी आते हैं और भी अन्य कई लेखक आते हैं। मेगास्थनीज जो इसमें इंपोर्टेंट है, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ये यूनानी लेखक हैं। इसके साथ साथ चीनी जो यात्री आए, चीनी यात्रियों में प्रमुख रूप से आप जानते हैं फाहियान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे। उसके बाद आप ह्वेनसांग को जानते हैं। ह्वेनसांग बहुत ही महत्वपूर्ण है चीनी यात्री। ह्वेनसांग काफी समय तक भारत में रहे थे, हर्ष के काल में भारत आए थे और उन्होंने इस भ्रमण में एक किताब लिखी थी। जब वो भ्रमण के लिए आए थे तो भ्रमण वृत्तांत कहते हैं उसको, ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत यह पूछा भी जाता है, जिसका नाम है सी यू की। ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत का नाम है सी यू की। इसी में इन्होंने अपने वृत्तांत के द्वारा जो कुछ देखा वह लिखा है। अगले चीनी यात्री का नाम हम देखते हैं इत्सिंग, यह भी एक चीनी यात्री थे। अब बात करते हैं अरबी यात्रियों की। तो अरबी में आता है अलबरूनी। अलबरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अलबरूनी यात्री जो आया था वह थे गजनवी के साथ आए थे अलबरूनी।
जब गजनवी का आक्रमण हुआ तो गजनवी के साथ अलबरनी भारत आए थे और उन्होंने यहाँ एक पुस्तक लिखी थी, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। तहकीक ए हिंद लिखी थी और उसमें उन्होंने भारत की आलोचना नहीं की थी बल्कि भारत की तारीफ की थी। जो उसमें बौद्ध समाज चल रहा था उसकी उन्होंने काफी तारीफ की थी अलबरनी ने कि यहाँ की समाज व्यवस्था, बौद्ध समाज व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और इसके साथ साथ अन्य भी कई इतिहासकार यात्री, विदेशी यात्री भारत में आए जिनकी पुस्तकों के द्वारा हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी हुई। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत हमने प्रागैतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण को देखा जिनके द्वारा हमें अपने भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में इतना काफी है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और अगली क्लास में इतिहास की कोई नई और जानकारी के साथ आएंगे। धन्यवाद।